This is Wide Angle with Ashok Vyas. नमस्कार, मैं अशोक व्यास और आज के कार्यक्रम में विशेष बात यह है कि कहानी पर केंद्रित आज की ये सभा है जिसकी शोभा बढ़ाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ अनिल प्रभा कुमार पधारी हैं। कहानी आखिर होती क्या है? हम जीवन को एक कहानी कहते हैं, पर उसको समझने के लिए एक ऐसी व्यवस्था में रखकर देखना होता है कि उसका अर्थ हमारे लिए खुल सके। जीवन का अर्थ खोलने में मदद करती हैं कई संवेदनशील कहानियां, और ऐसी कहानियों को हम तक पहुंचाने वाली अनिल प्रभा कुमार का एक कहानी संकलन बहता पानी भी हम तक पहुंचा है। इसके अलावा ITV के माध्यम से और बहुत महत्वपूर्ण पत्रिकाओं के माध्यम से अनिल जी की कहानियां पाठकों तक पहुंचती रही हैं। विलियम पैटरसन विश्वविद्यालय न्यू जर्सी में आप हिंदी पढ़ाती रही हैं। और एक बात अनिल जी को आप तक पहुंचाने से पहले ये याद करता चलूं कि उनकी प्रारंभिक कहानी को पुरस्कार मिला था ज्ञानोदय जैसी उत्कृष्ट रचनाओं के लिए जाने जाने वाली पत्रिका के द्वारा। इसके अलावा धर्मयुग और अन्य महत्वपूर्ण पत्रिकाओं में भी आप छपती रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अनिल जी, बहुत आधारभूत यानी फंडामेंटल क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन ये बनता है कि कहानी आखिर क्यों? जो हकीकत है वही अपने आप में ऐसी है कि कहते हैं हर एक आदमी का जीवन बहुत सारी कहानियां लिए हुए है। तो कहानी की क्या महत्ता आपको लगती है? कहानी इसलिए लिखी जाती है, देखिए, अखबार की कतरनों में और साहित्य की कहानी में या कविता में कोई अंतर होता है। जैसे एक छोटी सी कहानी, कोई भी घटना घटी, पर ज़रूरी नहीं है कि वो आपके दिल को छू जाए, पर एक संवेदनशील लेखक जब उसी बात को महसूस करता है तो वो उसके दिल में कुछ और तरीके से आती है, कुछ और भावनाओं को चढ़ा देती है। जैसे जीवन में रोज़ की घटनाएं होती हैं, माता पिता अलग हो गए, या उन्होंने विवाह कर लिया, या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई मर गया, ये एक खबर है, उसमें संवेदना नहीं है। पर जब कोई लेखक लिखता है, ये नहीं कि हर एक लेखक, कोई एक लेखक किसी एक की संवेदना को बात छू जाती है, और किस तरह से वो लेता है, किस तरह से वो उसको महसूस करता है और उसको अभिव्यक्त करता है, वो एक कहानी बनती है। और बहुत से लोग जिनके मन में वो भावनाएं छुपी होती हैं, पर उन्हें मालूम नहीं होता, जब वो कहानी पढ़ते हैं कहते ओह ये तो मेरी कहानी है, और वो उससे रिलेट कर पाते हैं, उसके साथ अपने को जोड़ पाते हैं। और इसीलिए चाहे वो आपके जीवन में ना भी घटी हो, आप उस पात्र में, उसके जीवन में जब उतरते हैं तो आपको एक और तरह के आनंद की अनुभूति होती है। मैं आपकी इस बात से फिर आगे चलना चाहता हूँ अपने दर्शकों के साथ, इस बात को लेते हुए कि हम सब जुड़ना चाहते हैं। दरअसल जुड़कर हमें आनंद आता है, और जोड़ने की जो कला है वो जिस तरह से कहानीकार में होती है, वही कारण है कि चाहे हम हमारे पौराणिक ग्रंथों की तरफ बढ़ें, जिसमें रामचरितमानस हो, श्रीमद् भागवत हो, महाभारत हो, बल्कि उपनिषदों में भी कुछ कुछ कथाएं आती रही हैं, पर वहाँ से एकदम जंप लगाकर हम आधुनिक काल में आए तो जो फिल्में हैं वो भी कोई ना कोई कहानी कह रही होती हैं। यानी कहानी के अंदर एक कशिश है जो हमें खींचती है अपनी ओर। अब बड़े आपको किस तरह के संदर्भ अपनी ओर खींचते हैं, उसमें बहुत कहानी आपकी ऐसी रही जो सांस्कृतिक जो मूल्य हैं उनका जो एप्रिसिएशन करने वाला मन है उसका तुलनात्मक अध्ययन भी करती हैं। ऐसा सजगता पूर्वक हो रहा है या नहीं? सजगता से नहीं होता। मेरी एक सहेली कहा करती थी, देखो हर किसी के अंदर अपना अपना एक कंप्यूटर सेट है। इसी तरह से एक ही घटना को हम दो तरीके से लेते हैं। कोई सोचते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, और किसी के लिए वही बात बहुत छू जाती है। और कुछ कहानियाँ ऐसी हैं जिनका हमेशा मूल्य रहता है, जैसे अभी आपने बात की, रामायण की कहानी है या महाभारत की कहानियाँ हैं। परिवेश बदल जाता है, परिस्थितियाँ बदल जाती है, पर मूल्य वही रहते हैं। और मुझे यही लगता है कि जो व्यक्ति स्वयं जैसा होता है उसके लेखन में भी वैसा ही आता है। और मैं ज़्यादातर लोगों की कहानियों के द्वारा
उस लेखक का चरित्र पढ़ती हूँ कि ये व्यक्ति किस चरित्र का रहा होगा, उसी तरह की कहानी आएगी। इसमें शायद ये भी एक विवादास्पद बात हो सकती है, क्योंकि व्यक्ति जब लेखक के रूप में है तो हो सकता है वो अपने से बाहर निकलकर कुछ ऐसे पात्रों के साथ हम तक पहुंचे जो उसके जीवन तक हमें शायद न ले जा पाए। पर उस चर्चा को फिर कभी के लिए स्थगित रखते हुए अभी आज जो हम आपकी कहानी अपने दर्शकों तक पहुंचाने वाली हैं, जिसका शीर्षक है मैं रमा नहीं, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं रमा नहीं कहानी बहुत एक्चुअली दिलचस्प है। जैसे मैंने लिखी, मैं सच में रमा जी से मिली, नाम भी उनका रमा ही है, और उस स्त्री ने मेरे को बहुत छुआ। ये सच तरह की कहानी, पर भावनाएं मेरी हैं कि इस युग में आज भी एक औरत कितनी निष्ठा के साथ अपने पति की सेवा कर रही है। उसने दूसरी ओर मैं एक और स्त्री से भी मिली कभी, उनके बिल्कुल मॉडर्न नए विचार थे और सही विचार थे, दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। अगर देखें तो इसी कहानी की विवेचना करते हुए नरेंद्र कोहली ने कहा, लगता है भारत और अमेरिका आमने सामने खड़े हैं। उन्होंने ये बात कही, कहते हैं आज का रमा जैसी स्त्रियां नहीं होती, अपवाद होंगे शायद, पर इसी तरह से जो दूसरी दीपा है वैसी भी सभी नहीं होती, अपवाद हैं। पर ये दोनों चरित्र मुझे बहुत छू गए, लेकिन कोई अपने आप में कहानी नहीं बनती थी। ये कहानी में मुझे बहुत श्रम करना पड़ा। मुझे दोनों कहानियाँ परेशान कर रही थी, पर बात बन नहीं रही थी। तो एक दिन मुझे ध्यान आया कि मैं इन दोनों कहानियों को जिससे होते ना उनकी तुलना करने के लिए लाती हूँ, तो फिर कहानी जो थी असल कहानी से हट गई, क्योंकि मुझे परकाया में जाना पड़ा। और मैं दीपा की भी काया में गई, कैसा वो महसूस करती होगी। ये बात आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि शादी के आयाम बदल जाते हैं। आजकल भारत में भी ऐसा सोचते हैं कि विवाह की जो संस्था है इसके कोई अर्थ नहीं रहे। तो उसी तरह से फिर ये कहानी का जन्म हुआ। तो मुझे नहीं, बाद में मैंने एक जगह पढ़ी तो ये कहानी लोगों को बहुत पसंद आई, पर मुझ पर ये दोष लगाया गया कि लगता है आपकी सहानुभूति रमा के साथ ज़्यादा है। तो शायद थी। तो अब आपको ये उत्सुकता होगी जानने की कि ये रमा क्या प्रतिनिधित्व कर रही हैं, किस अगर हम कहें संवेदना की धारा का, और दीपा हैं वो आखिर हैं क्या। और बहुत ही संक्षेप में लेकिन बहुत सारगर्भित ढंग से अनिल जी ने इस कहानी के कथ्य को जिस तरह हमारे सामने खोला है, ऐसा अवसर हमें बहुत कम मिलता है कि कहानीकार स्वयं आकर और कहानी के पहले का जो उसके विकास का चरण है वो इस तरह हमारे साथ बांट ले। तो अब हम अनिल जी के साथ आपको लिए चलते हैं उस कहानी की तरफ जिसका शीर्षक है मैं रमा नहीं। This is Wide Angle with Ashok Vyas. इस कहानी का शीर्षक है मैं रमा नहीं। अपार्टमेंट का नंबर ठीक था। मुझे घंटी का बटन दिखाई नहीं दिया। धीरे से दरवाज़ा थपथपाया, हालांकि दरवाज़ा उड़का हुआ था, बंद नहीं। कम इन, एक खरखरी सी आवाज़, मर्दानी आवाज़ ने जवाब दिया। दरवाज़ा खोलते ही एकदम सामने वो लेटे थे, अस्पताल नुमा बिस्तर पर। पलंग सिरहाने से ऊंचा किया हुआ था, छकाछक सफ़ेद कुर्ता पाजामा पहने, चेहरे पर 2-3 दिन पुरानी दाढ़ी और उम्र शायद 60 के आसपास। नाक पर नलियाँ लगी हुई थी और उनकी दाईं ओर रेस्पिरेटर था। उनकी बड़ी बड़ी आंखें मुझ पर टिक गई। पल भर में मैं काफ़ी कुछ समझ गई। उनके बारे में बहुत कुछ सुना हुआ था। मैंने शिष्टता से हाथ जोड़ दिए। उन्होंने सिर हिलाकर मेरा अभिवादन किया। आंखें फिर भी मुझे घूरती रहीं। जी, रमा बहन हैं। मैंने उन्हें रोटी बनाने का ऑर्डर दिया था। वो सहज हुए, आंखें बाईं ओर घूमी। एक खिलती मुस्कुराती औरत आटे से सने हाथ लिए बाहर निकली। सॉरी, बस 5-10 मिनट और लगेंगे, तब तक आप बैठिए, कहकर वो वापस मुड़ गई। मैं यूं ही खड़ी रही। बैठने की कोई जगह नहीं थी। एक लंबा सा कमरा जिसका एक छोर था उनका अपाहिज पति और दूसरा छोर था उनका किचन। शायद वो इन्हीं दोनों छोरों के बीच घूमती रहती होंगी, हंसती, रोती, बोलती हुई या खामोश। कमरे के बीच में एक बड़ा सा टेलीविज़न था। मुझे लगा जैसे ये लगातार चलता रहता होगा। उनकी आंखें टेलीविज़न स्क्रीन को पकड़े हुई थी। शरीर हिलने डुलने में असमर्थ था, पर उनका मन शायद इसी के सहारे से उड़ान भरता होगा। उनकी आंखों के सामने ही दीवार पर एक जोड़े
सुंदर से जोड़े का चित्र था। मैंने ध्यान से देखा, औरत की शक्ल किसी देवी देवताओं से मिलती थी। जैसे पोस्टरों में लगी हुई तस्वीरें होती हैं, कुछ कुछ वो सीता जैसी लगी। और पुरुष की बड़ी बड़ी आंखें। मैंने पलट कर देखा, संशय हुआ कि कहीं ये वही तो नहीं है। लीजिए आपके 50 परांठे। वो हाथ में बड़ा सा पैकेट उठाए बाहर निकल आई। मैंने उन्हें पैसे दिए। थैंक यू कहकर मैं उनके गले लग गई। उन्होंने भी मुझे बड़ी आत्मीयता से गले लगा लिया। बेन आते रहना, मेरे लिए भी कुछ काम हो तो बताना, मैं कुछ भी किसी भी तरह का खाना बना लेती हूँ। ज़रूर कहकर मैं लौटी। उनके पति शायद सो गए थे। मेरे नमस्कार को उठे हाथ अधबीच ही गिर गए। खरीदारी करके घर लौटी। सामान वापस रखने धरने में ही थक गई। रमा बहन मन पर धरना देकर बैठी थी। फ़ोन बजने से ध्यान बटा। दीपा थी। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, अभी आ जाऊँ? मैं चौंकी। दीपा से मेरा बिल्कुल औपचारिक सा परिचय था। मेरा मन इस वक्त बहुत परेशान है, नहीं तो मैं ये आपको ऐसे नहीं कहती। उसकी आवाज़ में बेचारगी थी। मैं छेप गई, हाँ हाँ ज़रूर आओ। और आधे घंटे में दीपा पहुँच भी गई। मैं दीपा को चाय पीते हुए देख रही थी। उसका चेहरा सुंदर और असुंदर के बीच में सीमा रेखा पर पड़ता था। कसकर की हुई पॉनीटेल और बड़ी बड़ी आंखों के बावजूद उसमें कुछ कस्बाई परिपक्वता सी की झलक थी। मुझे आपसे एक बात कहनी थी। लगा जैसे वो बात कहने से पहले शब्दों को तोल रही हो। मैं यहाँ किसी को नहीं जानती। पता नहीं क्यों लगा कि मैं आप पर भरोसा कर सकती हूँ। मैंने मुस्कुराकर उसे आश्वासन दिया। शायद आपको मालूम होगा कि मैं टोरंटो में रहती हूँ। यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए हर सोमवार पहुँचती हूँ और गुरुवार शाम को फ़्लाइट लेकर वापस चले जाती हूँ। मतलब 4 रातें कनाडा में और 3 रातें अमेरिका में। मैंने आदतन हिसाब लगाया। क्यों करती हो ऐसा? मेरा बॉयफ्रेंड है वहाँ, उसके लिए सफ़र कर पाना इतना आसान नहीं। मेरी नौकरी में ज़्यादा लचकीलापन है। इसीलिए मैं सोचती हूँ चलो मैं ही इधर से उधर चली जाया करूँगी। तुम्हारे माता पिता भी हैं क्या वहाँ? ना, वो भारत में हैं। मैं चुप कर गई, कुछ समझ नहीं पाई। मेरा अर्जुन का फ्लैट है टोरंटो में। हमने बहुत प्यार से उसे सजाया है। न्यू जर्सी तो मैं सिर्फ नौकरी करने के लिए रह रही हूँ। यहाँ घर बसाने का कोई इरादा नहीं है। मैं सुन रही थी। खैर, असल बात जो आपसे कहने चाहती थी वो ये कि वो रुकी, दांतों से होठों को दबाया और मुंह दूसरी ओर कर लिया। आज सुबह मेरे उप कुलपति, विभाग अध्यक्ष और यूनियन के प्रतिनिधि के साथ बैठक हुई थी और मैं सस्पेंड कर दी गई हूँ। मैं बिल्कुल स्थिर अविचलित बैठी रही, बिना किसी मनोभाव के। मुझे अपने संयम पर गर्व हुआ। मैं अपने को तैयार कर रही थी कि मैं इसे तोलूंगी नहीं। मेरे मूल्य सिर्फ मेरे लिए हैं, किसी और को उनसे नहीं आंकूंगी। आप पूछेंगी भी नहीं कि क्यों। लगा वो रो देगी। क्यों? मैंने उसकी बात उसे ही पकड़ा दी। बताने पर पता नहीं आप मेरे बारे में क्या सोचेंगी। मेरे माथे पर शायद कोई सलवट प्रश्न चिन्ह की तरह उभरी होगी। मैंने कॉलेज वालों से कहा था कि मुझे एक वार्ता में भाग लेने के लिए लंदन की अकादमी ने आमंत्रित किया है, तो मुझे जल्दी जाने की इजाज़त मिल गई। आधे रास्ते तक तो गई ही थी, फिर उसके बाद मैं भारत चली गई। कानूनी तौर से तो कुछ गलत नहीं किया। मुझे घबराहट सी होने लगी। गलत तो बहुत कुछ हो गया। मैं वहाँ अपना पेपर पढ़ने के लिए आमंत्रित ही नहीं थी। बहुत से विचार एक दूसरे को ठेलते हुए मेरे मन में आए, पर मैंने अपने से वादा किया था कि मैं उसे तोलूंगी नहीं। रमा बहन का चेहरा फिर आंखों के सामने तिर आया। ज़िंदगी में बहुत सी बातें ना चाहते हुए भी होती हैं। ज़िंदगी खींचने के लिए उन्हें लांघना तो पड़ता ही है ना। मैं इस वक्त आपसे एक मदद मांगने आई हूँ। क्या मैं आपके यहाँ 2-4 दिन के लिए रुक सकती हूँ? मैंने अगर कल कमरा खाली नहीं किया तो मुझे पूरे महीने का किराया देना पड़ेगा। मुझे अभी कुछ काम समेटने के लिए वक्त चाहिए। उसने मुझे कातरता से देखा। नहीं नहीं, चली जाओ। मार्च में 1 हफ्ते की छुट्टी होती है। मैं घर पर ही थी अकेली, सोचा साथ हो जाएगा। शाम को वो आई, धूप का चश्मा लगाए हुए। आज वो ज़रा सा मुस्कुराई। अर्जुन कहता है जो हुआ अच्छा हुआ, अब हम लोग ज़्यादा समय बिता पाएंगे। कब से जानती हो उसे? मैंने पूछ ही लिया।
बहुत सालों से मेरे भाई का दोस्त है, वो अनबनी सी हो गई। एक बात पूछूं, अगर तुम्हें मेरा ये प्रश्न ज़्यादा व्यक्तिगत ही ना लगे तो तुम अर्जुन से विवाह क्यों नहीं कर लेती? बाकी सब कुछ तो वैसा ही है। विवाह करने से प्रेम के सारे आयाम बदल जाते हैं। उसने इस तरह से कहा जैसे उसे पक्का मालूम हो। अगर प्यार करने वाला साथी हो तो ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाती है। मैंने उसे सकारात्मक दिशा दिखाने की कोशिश की, तब भी नहीं होती। उसने दृढ़ता के साथ कहा, कहीं कुछ फांस से चुभे। मेरी सोच के पर्दे के पीछे रमा बहन झिलमिला गई। विवाह के बाद उनके क्या आयाम बदले होंगे। सुना था कि शादी के 3 साल बाद एक छोटी सी बच्ची को लेकर वे दोनों एक स्वर्ग की तलाश में अमेरिका आए थे। इंजीनियर पति को शुरू के संघर्ष के दिनों में रात की शिफ्ट की नौकरी मिली। देर रात के लौटते हुए किसी ने नशे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पिस्तौल तान कर जेबें खाली करवा लीं। फिर जाते वक्त पीछे से गोली भी दाग दी। गोली रीढ़ की हड्डी में अटक गई। अपाहिज हो गए वो। रमा बहन अचेत पड़े पति को देखती तो बस देखती रह जाती। बस ये जिंदा रहे, मेरा सुहाग है, वो अक्सर यही कहती। जो भी संता उनके प्रति एक करुणा मिली श्रद्धा से भर जाता। आजकल के ज़माने में ऐसी औरत कौन मानेगा कि अब भी सीता और सावित्री जैसी औरतें हो सकती हैं। मुझे खोया देख दीपा अपना बैग और सूटकेस उठा कर ले आई। मैं कमरा दिखाने के लिए धीरे से उठी। वो फुर्ती से एक बारगी में ही सब कुछ उठाकर सीढ़ियाँ चढ़ गई। सामान रखकर खिड़की के बाहर झांका, चुपचाप देखती रही। मेरे पास भी ऐसा ही घर था। उसने जैसे अपने आप से कहा, भारत में नहीं, यही टेक्सास में। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये तो कह रही थी कि कनाडा में रहती है, माँ बाप भारत में हैं, अभी अभी नौकरी मिली है, तो फिर ये घर कहाँ से आ गया? कुछ पूछना अधिकार की सीमा को लांघने जैसा लगा। मैं नीचे आ गई। आवाज़ों से जाहिर था कि लंबे फ़ोन वार्तालापों में वो व्यस्त थी। काफ़ी वक्त के बाद वो नीचे उतरी तो मैंने मेज़ पर खाना लगा दिया। पराठे का कौर तोड़ते ही बोली, आपने बनाए हैं? नहीं, रमा बहन ने। मैंने सफाई दी। एक है औरत जो पिछले 27 सालों से बीमार पति की सेवा शुश्रूषा कर रही है। मैंने रमा बहन की सारी कहानी उसे बता दी। दीपा अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी। वो चुपचाप कौर तोड़ती, सब्जी में लपेटती, जैसे मुंह में डालना फिर भूल जाती। मैं उसके चेहरे पर आ जा रहे भावों की लिपि पढ़ने की कोशिश कर रही थी। उसने मुझे अपनी ओर देखते हुए देख लिया। जल्दी जल्दी निवाले निगलने लगी। कोई सुर बेसुरा हो रहा था। मुझे लगा कि दीपा के जीवन में कुछ है जो इसे कभी मुस्कुराने नहीं देता। मुझे यूं भी रात के देर तक नींद नहीं आती। अब पति घर पर नहीं थे। वैसे भी सब कुछ उखड़ा उखड़ा सा लग रहा था। फैमिली रूम में कोई पुरानी सी रोमानी पिक्चर लगाकर बैठ गई। कमरे में रोशनी तो धीमी थी ही, आवाज़ भी धीमी कर दी ताकि दीपा को कोई परेशानी ना हो। सीढ़ियों से उतरते गाउन की झलक मुझे मिली। वो पास आकर खड़ी हो गई। नींद नहीं आई? मैंने बड़ी कोमलता से पूछा। नहीं, मन में पता नहीं क्या क्या घुमड़ता रहता है। शादी कर लो, घर गृहस्थी में व्यस्त हो जाओगी तो सब घुमड़ना बंद हो जाएगा। आखिर मेरी ज़ुबान धोखा दे ही गई। वो भी करके देख लिया। लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती है। टेलीविज़न की तस्वीरों की परछाई उसके चेहरे पर कई रंग फेंक रही थी। मैं चुप हो गई। रात के अंधेरे में एक अजीब सी खामोशी होती है जिसमें इंसान के अंदर का शोर अपने आप अंदरूनी पर्दे खोलता जाता है। दो इंसान जब कई रात को आमने सामने बैठकर बातें करते हैं तो औपचारिकता का भेष बदल जाता है और वो आत्मीयता बनकर हाथ पकड़कर सब कुछ सुनती समझती है। मेरी शादी हुई थी। वो मुझसे बहुत प्रेम करता था, मेरी हर ज़रूरत का ख्याल रखता था। मुझे लगा कि यही मेरा संबल है, संभाल लेगा मुझे। मैंने उससे विवाह कर लिया। मुझे लगा वो अपने आप से ही बातें कर रही है। शादी के बाद मैंने और मेरे पति ने एक घर ख़रीदा, संवारा, पर मुझे हमेशा लगता कि मैं खुश नहीं, क्योंकि मेरा मन तो अर्जुन के बारे में ही सोचा करता था। उसकी और मेरी कहानी अधूरी ही रह गई। मेरा मन उसका आखिरी सिरा ढूंढने के लिए सर पटका करता। तभी अचानक अर्जुन की नौकरी भी लंदन में लग गई। जब पहली बार उसका फ़ोन आया तो मैं पुराने दर्द से बिलबिला उठी।
वो चुप कर गई, मेरे चेहरे को देखा। उसे लगा होगा कि मैं सुन तो रही हूँ, पर शायद उसके साथ साथ नहीं चल रही। पर मैंने इस शादी को बचाने की कोशिश की। उसने सफाई दी। हम लोग मैरिज काउंसलर के पास भी गए। फिर मैं उत्सुक थी। उसने कहा, वो शब्दों को टटोलने लगी। उसका चेहरा उम्र की कितनी सीढ़ियाँ लांघ गया। मैरिज काउंसलर ने कहा था कि मैं अपने पति से प्यार नहीं करती और मुझे अलग हो जाना चाहिए। एक झटके से उसने कह दिया जो उसे कहना था। अब वो चुप थी, पर मैं पूरी तरह सजग हो गई। इसमें तुम्हारे पति का क्या दोष? वो तो तुम्हें प्यार करता था। हाँ, मैंने उसकी ज़िंदगी भी तबाह कर दी। हल्के अंधेरे में दीपा की आंखें झिलमिलाई। आंसू पूरी तरह से गालों पर बह रहे थे, जिन्हें पूछने की उसने कोई कोशिश भी नहीं की। पर मैंने भी तो इस तलाक के समझौते पर सभी अधिकार छोड़ दिए ना। पैसा, मकान में हिस्सा कुछ नहीं लिया। सभी कुछ तो मैंने उसका ले लिया था। अब और बचा ही क्या था लेने को। वो फिर से रो पड़ी, चुपचाप रोती रही। मैं भी चुपचाप बैठी रही। वो धीरे से उठी, सॉरी कहकर वो अपने कमरे की ओर मुड़ गई। गुड नाइट, मैंने धीरे से कहा। जानती थी कि अब न वो सो पाएगी और मुझे भी नींद नहीं आएगी। रमा बहन की कामनाओं का ध्यान आता रहा, जो रेस्पिरेटर के बिना दम तोड़ती होंगी। अभी मैं मशीनी तरीके से नाश्ते का इंतज़ाम कर ही रही थी कि दीपा पूरी तरह तैयार होकर सामने आ गई, जैसे कहीं बाहर जाने वाली हो, बिल्कुल तरोताज़ा खिलती हुई। मैं उसे देखते रह गई। मेरे दिलो दिमाग में अभी भी रात की बातें हावी थी और वो जैसे पुरानी कुंचलक उतार कर कोई नई ही दीपा सामने खड़ी थी। आप प्लीज़ मुझे बस स्टॉप तक छोड़ दीजिए, मैं वहीं से मैनहट्टन चली जाऊंगी। जब तक मैं होटल पहुंचूंगी तब तक अर्जुन भी आ जाएगा। उसने अपना सामान कार के ट्रंक में रख लिया। वो मेरे साथ कार में धूप का चश्मा लगाए बैठी रही। बाल उसने खोलकर छितरा लिए। मैं रात और इस वक्त वाली दीपा में तालमेल बिठाने की कोशिश करने लगी। बस आने में देर थी। खिड़कियों के शीशे नीचे करके हम दोनों खामोश बैठे रहे। जानती थी कि मैं उससे फिर कभी नहीं मिलूंगी, फिर भी कह दिया, कभी आना, घर पहुंचकर फ़ोन कर देना। लगा जैसे उसने सुनना ही नहीं। स्टैंड पर आते ही बस को देखती रही। उसका चेहरा तना हुआ था। मैंने ट्रंक का दरवाज़ा खोलकर उसका सामान निकाला। वो बैठी रही। बस आकर लग गई। अभी लंबी लाइन थी। वो कार से निकली, बैग कंधे पर डाला, सूटकेस हाथ में उठाया। पहली बार उसने मुझे भरपूर नज़रों से देखा। मैं आपको एक और बात बता देना चाहती हूँ, उसने होठों को बीचा, कि मैं रमा नहीं हूँ। कहकर वो पलटी और लाइन में लग गई। मैं फिर से कार में बैठकर बस की सरकती लाइन को देखती रही। वो धीरे से बस की सीढ़ियाँ चढ़ी और बाएं घूमी। मैंने हाथ हिलाया। उसने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ गई। तो ये थी कहानी मैं रमा नहीं। और मैं रमा नहीं कहने के साथ साथ जब दीपा चली जाती हैं तो उनके जाने के साथ जो कुछ छूट जाता है, वहाँ पर बहुत सारे बीज हैं जो हमें चिंतन की ओर प्रेरित करते हैं। और हम किस तरह के मनुष्य हैं वो निर्धारित इस बात से होता है कि किस तरह के मूल्यों को लेकर हम अपनी सांसों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और फिलहाल हम इस बात के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि इस कहानी का रस लेने के लिए हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। और निश्चित रूप से अनिल प्रभा कुमार जी का भी हमारे साथ आने और ये महत्वपूर्ण कहानी हम तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद करते हुए कार्यक्रम को विराम देने की अशोक व्यास को अनुमति दें। नमस्कार। This is Wide Angle with Ashok Vyas.